नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम टॉप ऑप्स में। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ददुआ ठोकिया जैसे हार्डकोर क्रिमिनल का एनकाउंटर कहें या फिर इंटरनेशनल आतंकी उमर सईद की गिरफ्तारी कहें, ऐसे बहुत से पराक्रम उनके साथ जुड़े हुए हैं। और खास करके जो बड़ी बात है, अपने शुरुआती दौर में इन्होंने ये सब पराक्रम के काम किए। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी पद पर भी रहे और उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे आईपीएस थे जिन्हें डीजीपी पद पर सेवा विस्तार मिला। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम टॉप ऑप्स। धन्यवाद सर, चूंकि आपने पूरे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, जो कि अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। आपका बचपना कैसे रहा, कहाँ से आपने पढ़ाई की और कैसे पुलिसिंग की तरफ आपका माइंड डाइवर्ट हुआ और आप पुलिसिंग में आए? फादर की जहाँ जहाँ पोस्टिंग्स रही वहीं वहीं पढ़ाई हुई। मोस्टली पढ़ाई जो है वो मुरादाबाद और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ से बीए एमए किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था, यूपी कार्डर मिल गया था, मैं इधर आ गया आईपीएस में। सर, अगर बात करें तो शुरुआत से ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते थे जो आपने जिक्र किया है कई इंटरव्यूज में कि आप जाते थे, उसमें देखते थे, सीखने का बड़ा शौक था आपको? मेरे फादर के मित्र थे बीएस बेदी साहब, एसपी जालौन थे, उनके साथ में कई बार जाने का मुझे मौका मिला। मुझे बड़ा शौक था एंटी डकैती ऑपरेशंस वगैरह में जाने का, तो मुझे शुरू से बड़ा पुलिस से लगाव था और पुलिस के लिए ही मैं, आईपीएस के लिए ही मैं अपीयर किया था। मैं आईएएस वगैरह किसी और सेवा के लिए अपीयर नहीं किया था। इसी में मेरा सिलेक्शन हो गया, यूपी मिल गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। सर, सबसे आपकी पुलिसिंग जो शुरुआत होती है, शुरुआती दौर में सबसे बड़ा एक बुंदेलखंड में बड़ा बड़ा नाम हुआ करता था, ददुआ ठोकिया। दो गैंग थे जो पूरा एक अभिशाप कहा जाए बुंदेलखंड के लिए, जो पूरा जनता तरस थी। सबसे पहले आपने एक बड़ा जो वहाँ पे जो काम किया, ये क्या कुछ मामला था? कौन थे ददुआ ठोकिया, कैसे इनका एनकाउंटर? तो डकैतों के गैंग थे, इन पे बड़े बड़े रिवार्ड थे और बहुत 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 मुकदमों में वांटेड थे। तो ददुआ का पहले एनकाउंटर हुआ था, पूरे गैंग के साथ मारा गया था एसटीएफ में, जब मैं आईजी एसटीएफ था। और उसके बाद ठोकिया का एनकाउंटर हुआ। ठोकिया ने बल्कि हमारे 4-5 कमांडोज मार दिए थे। उसके बाद उसके तत्काल बाद जो है एनकाउंटर हुआ और पूरा गैंग उसका भी समाप्त हुआ। सर, आपकी बरेली में पोस्टिंग थी, उसके बाद से खालिस्तानी आतंकी थे, उनको आपने पकड़ा। कैसे, कुछ क्या वो घटना थी, कहाँ से उसके बारे में मिला, कैसे ये इतना बड़ा? वो आईजी कानपुर जोन ने सूचना दी थी कि 2 आतंकवादी खालिस्तानी, वो वहाँ के विधायक, कांग्रेस के विधायक थे, उनके और उनके गनर की हत्या करके भागे हैं और शायद नेपाल जाएंगे, बरेली होके जा सकते हैं। मैं उस समय एसपी सिटी बरेली था, बरेली में तलाशी करा रहा था। तलाशी के दौरान ईस्ट लाइट होटल में, वहीं स्टेशन रोड पे था, अक्समात चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए थे और दोनों बड़े कुख्यात आतंकवादी थे। इनके ऊपर पंजाब सरकार की तरफ से उस समय में 80,000 रुपये का रिवार्ड था। ए कैटेगरी के टेररिस्ट थे। सर, जहर भी खाया था शायद इन लोगों ने? उन्होंने पकड़ते ही जहर खाने का प्रयास किया था, तभी डॉक्टर्स को बुला के सब उनको वॉमिट वगैरह करा दी थी, बच गए हो। और उन्होंने मेरे बैचमेट एसएसपी पटियाला अविंदर सिंह बरार की और एसपी सिटी पटियाला की भी हत्या की थी, पटियाला स्टेडियम के अंदर। बहुत से मुकदमों में वो वांछित थे और वो एक बड़ी अच्छी गिरफ्तारी थी। सर, आप एसपी फिरोजाबाद थे और उसी समय फतेहपुर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ था और खुद प्रधानमंत्री जो है उस पूरे मामले को देख रहे थे, उनका भी आना जाना हुआ। आपका फिरोजाबाद से फतेहपुर ट्रांसफ़र किया गया क्योंकि लगातार इस तरह के ऑपरेशंस को आप अच्छे से हैंडल किए थे। तो क्या था मामला सर फतेहपुर का, क्योंकि सैकड़ों गिरफ्तारियां वहाँ पे आपने की, बड़े अच्छे ढंग से उस पूरे मामले को? देखिए, फतेहपुर फिरोज़ाबाद का मैं एसपी था, पहला एसपी था फिरोज़ाबाद का, नया ज़िला बनने के बाद। इस बीच फतेहपुर में कुछ बड़ी संगीन घटनाएं हो गई थी। सातों धर्मपुर कांड हुआ था, दरियापुर कांड हुआ था। वहाँ से उस समय एमपी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जो कि प्रधानमंत्री भी थे देश के। उन्होंने घटना स्थलों का निरीक्षण किया था एज प्रधानमंत्री। तो उसके बाद जो है वो पूरा वहाँ पे परिवर्तन किया गया, मुझे वहाँ भेजा गया था। वहीं की पोस्टिंग के दौरान रहते हुए मैंने बेस्ट एसपी का अवार्ड भी मुझे मिला यूपी का। बहुत से जो नामी गरामी वहाँ के क्रिमिनल्स थे वो एनकाउंटर में मारे गए।
सैकड़ों की गिरफ्तारियां गैंगस्टर्स एक्ट में हुई, क्राइम रेट में बहुत भारी गिरावट एसपी फतेहपुर के पीरियड में मेरे आई थी, और ईश्वर की कृपा रही कि दोबारा प्रधानमंत्री को किसी भी घटनास्थल का निरीक्षण मेरे कार्यकाल में नहीं करना पड़ा। उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो है, इसी बीच अयोध्या में कार सेवकों पे फायरिंग वाला घटना हो गई थी, बड़ी घटना थी। उसके बाद मुझे एसएसपी फैजाबाद बनाकर भेज दिया था। सर, एक लाइव इनकाउंटर भी वहाँ पे हुआ था, ददुआ का ही एक साथी था जिसको आपने मारा गया था। वो मैं उसको लीड कर रहा था ऑपरेशन को। मलवा थाने के क्षेत्र में हुआ था। उसके पास से .575 मैग्नम राइफल भी मिली थी। उसने उसी से फायरिंग की थी हम लोगों के ऊपर। कुख्यात अपराधी था, और वो मुठभेड़ में दिन में करीब 11 बजे से 1 बजे के बीच में मुठभेड़ चली थी, उसमें वो मारा गया था। सर, शायद बताते हैं कि उसने पूरा गांव वहाँ देख रहा था और काफ़ी देर तक ये ऑपरेशन चला। करीब 8-10 हज़ार लोग उसके आई विटनेस थे। आप एसएसपी गाजियाबाद थे, और इंटरनेशनल अलकायदा से जुड़ा हुआ आतंकवादी उमर शेख, वो कैसे सर गिरफ्त में आया? क्या कुछ घटना थी इसके पीछे? वो तो एक लंबी कहानी है, पर यह है कि पुलिस एक जगह दबिश देने गई थी। जब दबिश देने गई तो वहाँ पे एक यूएस नेशनल चेनों में, जो जानवरों को बांधने की चेन होती है मोटी, उसमें बंधा पड़ा हुआ था। तो ये हुआ कि भाई ये कैसे बंधा हुआ है। उसको खोला गया, उसको खोल के लाया गया। उससे फिर मैंने बातचीत की, क्योंकि वो इंग्लिश में ही बोल रहा था जी। जब बातचीत की तो पता चला कि इन सब का अपहरण जो है वो दिल्ली से किया गया था। इसी बीच में ये उमर शेख वगैरह वहाँ मौके पे आ गए। इनको पता नहीं था कि पुलिस आ चुकी है, और उसी में फायरिंग हुई। उमर शेख की गोली लगी थी, और वो गिरफ्तार हुआ। पूरा गैंग पकड़ा गया। फिर दबिश दी हमारी टीम ने सहारनपुर में। 4 ब्रिटिश और फ्रेंच नागरिक वहाँ पर अपहरण करके रख रखे थे। वो वहाँ से पकड़े गए, बरामद हुए। एक बहुत बड़ा वो ऑपरेशन था। उनके बदले उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री से 10 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की जा रही थी। तो उनके छूटने से एक जो किरकिरी होती है वो होने से बची, और उमर शेख गिरफ्तार करके हम लोगों ने जेल भेजा। उसके खिलाफ मैंने कोर्ट में गवाही भी दी थी, पर बाद में उसको श्री जसवंत सिंह जब विदेश मंत्री थे तो कंधार कांड, उसमें जाके उसको छोड़ना पड़ा था। 3 आतंकवादी छोड़े गए थे। उसमें डिमांड थी कि उमर शेख को भी छोड़ा जाए। इसने वो अमेरिकी पत्रकार एक था डैनियल पॉल जी, उसकी भी हत्या की थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग में भी इसका हाथ था। ये नंबर 2 था अलकायदा का, ओसामा बिन लादेन के बाद। अच्छा सर, उस समय तक ये बताया जाता है कि शुरुआती दौर में पता नहीं चला था कि ये कौन है, बाद में शिनाख्त पता चला? बाद में पता चला। जो अमेरिकी नागरिक था उसका भी इलाज उसी अस्पताल में हो रहा था जहां इसको ले जाया गया गोली लगने के बाद। जी जी। वो इसको देख के बड़ा घबरा रहा था, तो उससे पूछा गया तब उसने बताया कि इसी ने अपहरण किया है। फिर उसका इंटरोगेशन मैंने और हमारी टीम ने किया, तब पता चला कि ये उमर शेख है, ब्रिटिश नागरिक था। सर, उसी समय एक और मामला हुआ था कि एक फॉरेनर था जो इसकी गिरफ्त में था, जो कि कहीं मिला था, जो कुछ पागलों की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन इंग्लिश में बोल रहा था। पागलों की था नहीं, लेकिन आपने तत्परता दिखाई। पागलों की एक्टिंग नहीं कर रहा था वो, बेचारा बिल्कुल बदहवासी की हालत में था। वही सूचना मैंने वायरलेस सेट पे सुनी थी कि ये कोई अंग्रेज पकड़ा गया है जो पागल सा है और चेनों में बंधा पड़ा है। तो मैं तुरंत भाग के मसूरी थाने गया और मैंने उससे बातचीत की। तब मुझे समझ में आया कि ये कोई पागल नहीं है, इसका अपहरण कर रखा था, खाने पीने को भी नहीं दे रहे थे और उसी को चेन में बांध के वहाँ पे डाल रखा था। उसी ने बताया कि जो उमर शेख है इसी ने हमारा अपहरण किया, हम सबका किया था। तो ये बहुत बड़ी तत्परता थी सर, इसकी वजह से दिल्ली से पकड़ा गया। सर, उत्तर प्रदेश एटीएस की बात करें, आज हमारी अगर बात करें तो पूरा उत्तर प्रदेश चाहे बड़े से बड़ा पर्व महाकुंभ में बीता, उसमें भी एटीएस ने एक अहम भूमिका है। लेकिन उसके संस्थापक अगर कहें, जो एक विचार आपके दिमाग में कि क्यों जरूरत लगा आपको कि सर एटीएस आना चाहिए, क्योंकि लगातार आप इतने सर्च ऑपरेशन, इतने मामलों को अंजाम दे चुके थे। एटीएस उस समय में आईजी जोन लखनऊ था और आईजी एसटीएफ भी था। तो 2007 में
3 कचहरियों में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जी। लखनऊ, फैज़ाबाद और वाराणसी। उसमें 2 मेरे जोन में थे। तो उसी घटना के बाद माननीय मायावती जी मुख्यमंत्री थीं, उनको एक प्रेजेंटेशन दिया गया था कि यूपी में एटीएस की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे पास पूरा डेटा बैंक रहे, एक डेडिकेटेड एजेंसी हो जो कि आतंकवादियों की धरपकड़ करे। तब उनको प्रेजेंटेशन दिया था, उन्होंने उसको अप्रूव किया, तत्काल इसका गठन हुआ और मैं शुरू के कई साल शुरू में मैं ही उसका आईजी एटीएस का रहा। और अब तो खैर एटीएस बड़ी संस्था है। वर्तमान सरकार में कई जगह एटीएस के थाने खोले गए हैं और भी कई जगह खुलने हैं। मुख्यालय भी लखनऊ में आप लोग? मुख्यालय की ज़मीन तब मेरे समय में ली गई थी। जी। राजेश पांडे को भेज के मैंने एक्वायर कराई थी, फ्री मिली थी नगर निगम से ज़मीन, बहुत अच्छी ज़मीन है। उसी पे मुख्यालय एटीएस का पूरा बना हुआ है। सर आगे बढ़ते हैं। आप डीजी ट्रेनिंग भी बने, वहाँ भी बहुत तरह का सुधार हुआ, वहाँ भी आपने बहुत सी चीज़ें इम्प्लीमेंट की और उस समय अगर बात करें 60,000 भर्तियाँ भी हुई थी। तो लगातार अगर देखा जाए तो एक बड़ा चेंज आया और आपके जाने से वहाँ पे क्या कुछ जो बच्चों को, क्योंकि इसके पहले आप बहुत कुछ करके आए थे, तो एक अलग आपने पुलिसिंग को क्या समझाया, क्या कुछ नया सीख मिली और क्या कुछ आगे बढ़ा? देखिए, मैं शुरू में मेरी पोस्टिंग जो है 2012 में वो एडीजी पीटीसी हुई थी। बाद में एडीजी पीटीसी मुरादाबाद, बाद में मैं डायरेक्टर एकेडमी बना। तो पीटीसी का भी चार्ज था, पीटीएस मेरठ का भी था, पीटीएस मुरादाबाद का भी था। इन जगहों की क्षमता भी बढ़ाई गई, इन जगहों की कार्य पद्धति में बिल्कुल मूलचूल परिवर्तन किया गया। बहुत ही एक अच्छे पाठ्यक्रम तैयार किए गए, डायनेमिक पाठ्यक्रम तैयार किए गए। जो नए नए लॉज आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आ रही थी, वो सब इंक्लूड की गई। वहाँ पे जो कैपेसिटी थी उन इंस्टीट्यूट्स की वो बढ़ाई गई। उसके बाद में डीजी ट्रेनिंग बना, तो ये जालौन का पीटीसी, पीटीएस, सुल्तानपुर का पीटीएस तभी बनवाना शुरू किया था। पीटीएस उन्नाव का बहुत बड़े पैमाने पे जीर्णोद्धार कराया गया, तब सुलखान सिंह वहाँ पोस्टेड थे। तो ट्रेनिंग में यथासंभव जो कुछ किया जा सकता था, ट्रेनिंग को मजबूती देने के लिए, क्योंकि जो पुलिसकर्मी होते हैं उनका बेसिक प्रशिक्षण शुरुआत वहीं से होती है। प्रशिक्षण बहुत, मेरा मानना है कि बहुत एक उच्च स्तर का होना चाहिए, तो वो देना प्रारंभ किया गया था। अब तो वर्तमान सरकार में सभी जगह की जो क्षमता है वो करीब करीब डबल कर दी गई है। बहुत फंड्स मिले हैं और सभी जगह अरबों रुपए के काम हो रहे हैं। क्लासरूम्स बन रहे हैं, हॉस्टल्स बन रहे हैं और वहीं पर जो अभी ये भर्ती हुई है 60,244 की, ये वहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सर अगर बात करें 2015 में आप जब रिटायर हुए हैं, उसके बाद से और अभी तक की बात करें 2025, एक लंबा समय 10 साल बीत रहा है, सर क्या परिवर्तन लगता है आपको उस समय से? क्योंकि आप लोग ने जब पुलिसिंग की तो उस समय इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन बड़े बड़े डकैत माफियाओं को आपने धूल चटाया, लेकिन अब चीज़ें क्या कुछ बदलाव लग रहा है आपको कि अब आगे क्या है? देखिए, ऐसा है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, एआई का ज़माना है और मोबिलिटी बढ़ी है, संसाधन बढ़े हैं। जब मैं सर्विस की शुरुआत की थी 79 में, तो 2 अधिकारियों पे गाड़ी होती थी, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन की नहीं होती थी। अब तो स्थितियां बहुत बदल गई हैं और वर्तमान सरकार ने बहुत फंड्स रिलीज़ किए हैं पुलिस के लिए, कोई बजट में कमी नहीं है। तो अब तो बहुत आप देखें कि एटीएस को बहुत का विस्तार किया गया है, एसटीएफ का किया गया है। जो भर्तियां हो रही हैं बिल्कुल पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही हैं। अभी कुंभ मेला हुआ, आपने देखा, वो एक वर्ल्ड के लिए एक लेसन है, वर्ल्ड पुलिसिंग के लिए कि किस प्रकार से पुलिसिंग होनी चाहिए। तो फोर्स भी बढ़ रहा है अब और जितनी वैकेंसीज़ थी वो पूरी हो रही हैं। अभी सब इंस्पेक्टर्स की वैकेंसी का निकला है, ये बहुत आवश्यक है। सब इंस्पेक्टर लेवल पे कमी हो रही थी वरना। तो जो भी ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं सब विभाग के और प्रदेश के हित में हैं, प्रदेश के निवासियों के हित में हैं। मैं समझता हूँ इस सब का क्राइम के ऊपर, सबके ऊपर, ओवरऑल सिनेरियो पे बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है।
सर एक कुंभ आपने भी निपटाया है, और वर्ष 2025 का कुंभ, हालांकि अगर बात करें तो जो दर्शक श्रद्धालु आए थे 10 गुना ज़्यादा ही होंगे, तो कैसा लगा आपको इस बार का सर इंतजाम? अगर पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो कैसे इतनी बड़ी सुरक्षा घेरा बनाना, सबको सुरक्षित, क्योंकि इतने वीआईपीज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के आए, उस समय के कुंभ में इसमें क्या आपको ऐसा? मैंने भी कुंभ कराया था हरिद्वार में 1992 में, 91-92 में। टेरर की धमकी भी थी सर वहाँ उसमें उस समय आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि हर की प्याड़ी को उड़ा दिया जाएगा। वो टेररिस्ट जिसने धमकी दी थी वो बाद में मारा भी गया। अच्छा। और वहाँ अर्धकुंभ था, पर तब भी काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पे हरिद्वार में। ये जो इस बार कुंभ हुआ है, मैं तो गया था इसमें बहुत ही अभूतपूर्व व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से, शासन की तरफ से की गई थी, और ऐसी व्यवस्थाएं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन था आपस में पुलिस फोर्सेस में, और बड़ा अच्छा कार्य किया। सर आगे बढ़ते हैं, मोबाइल टावर्स की बात करते हैं। लंबे समय से सर आप देख रहे हैं, क्योंकि इस फील्ड में भी डीजल माफिया गैंग बड़ा तेज सक्रिय रहता था, और लगातार आप देख रहे हैं आज भी आप जो है इन सब चीज़ों पर निगाह बनाए रखते हैं कि मोबाइल टावर में जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो मैंने डीजल गैंग की बात की, इसको आपने बड़े ही ढंग से, सुनियोजित ढंग से इसको निपटाया, क्योंकि इसमें बड़े बड़े माफिया उत्तर प्रदेश के इन्वॉल्व थे। देखिए, मैं जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था यूपी में, और जब जोन्स में था, तो लखनऊ जोन हो चाहे वाराणसी जोन हो, और जो रेंजेस में था, तो टावर वाले अक्सर एयरटेल और ये सब मदद मांगने आते थे। इनकी बहुत मदद की गई थी। बहुत से माफियाओं का इस पे शिकंजा था, उसको तब भी तोड़ने का काम किया गया था। अभी भी मैं इंडस टावर्स के लिए, मोबाइल टावर्स के लिए बतौर एडवाइज़र वर्क कर रहा हूँ पिछले 9 साल से। यहाँ पर भी जो एक हमारी करीब 20-22 हज़ार टावर हैं यूपी ईस्ट में, तो जो एक क्रिमिनल्स का एक वर्चस्व होता था टावर के उसमें, उसको तोड़ा गया है, और बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टिविटी देहात के लोगों को, शहरी क्षेत्र के लोगों को दी जा रही है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 5G की कनेक्टिविटी दी गई है एयरटेल की तरफ से, अब वोडाफोन की तरफ से भी दी जा रही है। इससे बहुत से लोगों को वर्क फ्रॉम होम का मौका मिलता है। गाँव से बहुत से बच्चे जो हैं वो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, वहाँ से उनको गांव में कनेक्टिविटी मिल रही है। ये बड़ा इसका जो स्टेट का डेवलपमेंट है उसमें इसका बड़ा योगदान है। सर एक आखिरी सवाल, अब की पुलिसिंग और पुलिस के जो नौजवान हैं, क्योंकि युवा भर्ती हो रहे हैं, और अच्छी बात ये देखने को आ रही है कि जो अच्छे बीटेक IITian हैं वो आ रहे हैं पुलिसिंग में, क्योंकि उनकी सेवा भाव ज़्यादा है। और सर सबसे बड़ी चीज़ कि अब जो पुलिसिंग पूरी तरह से बदल रही है, उनको क्या, जो आज युवा आ रहे हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, पुलिसिंग जो है वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी है, फैमिली लाइफ की कुर्बानी रहती है। आपको त्योहारों के दौरान आपको ड्यूटी करनी होती है, और जो भी महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, कुंभ है ये सब है, उसमें किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं मिलता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि वर्तमान सरकार में सांप्रदायिक तनाव नहीं है, कहीं दंगे नहीं हैं, वरना दंगों के दौरान लंबी लंबी ड्यूटी चलती थी। तो इस समय मैं तो यही कहना चाहूँगा कि माहौल इस समय प्रदेश में बहुत अच्छा है। संगठित अपराध इस समय करीब करीब शून्य प्राय है, इसलिए इसमें सहयोग करना चाहिए सबको मिलकर। पुलिस विभाग का दायित्व बनता है कि जो प्रदेश सरकार ने मुहिम चला रखी है उसमें पूरे जी जान से जुटें। इस प्रदेश में जितना अपराध कम हो सके उसको अपराध को कम करें, जिससे बाहर से अधिक इन्वेस्टमेंट आ सके, और यहाँ के नवयुवकों को यहीं उत्तर प्रदेश में ही रोज़गार मिल सके। सर लगभग 2 साल आप ADG रेलवे रहे, और रेलवे में तमाम ऐसी बड़े समस्याएं थी, जहरखुरानी की बात करें और तमाम ऐसे अपराधियों की बात करें जो पैसेंजरों को लूट लेते थे, तो एक बड़ा टास्क था उस समय की। अगर बात करें 10 से 12, उतना CCTV कैमरे भी नहीं हुआ करते थे, तो अपराधियों को कैसे लगाम लगाया सर आपने, और कैसे इन सब चीज़ों को? देखिए, रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर पूरा कोऑर्डिनेशन उनसे स्थापित करके CCTV भी लगवाए गए, और जो कंपार्टमेंट्स हैं उनकी चेकिंग की व्यवस्था भी कराई गई। सर्विलांस की टीम्स तैयार करी पहली बार GRP में। उन्होंने सर्विलांस के माध्यम से जहर खुरानी के गैंग पकड़े, रियल गैंग पकड़े गए,
जहर खुरानी का बहुत बड़ा प्रकोप था जी। चोरियां बड़े पैमाने पे होती थी, उसकी वजह से रेलवे से कोऑपरेशन भी नहीं मिलता था। आरपीएफ के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया गया और आरपीएफ के साथ मिलकर जीआरपी ने बहुत अच्छा काम किया। 2.25 साल मैं रहा करीब वहाँ पे, और जो भी सुविधाएं हमने मांगी रेलवे अथॉरिटीज़ ने वो हमें उपलब्ध कराई। नई चौकियाँ खोली गई, जैसे देवबंद में खोली गई, मोदी नगर खोली गई, लोनी खोली गई। जो जो सेंसिटिव स्पॉट्स थे प्रदेश में जहाँ पर घटनाएं होती थी और बड़ी बड़ी घटनाएं पहले हो चुकी थी, उन सब जगहों पे चौकियाँ खोली गई। उन स्टेशनों पे चौकियाँ के लिए जगह रेलवे से मांगी गई, उन्होंने पूरा सहयोग किया और उस समय क्राइम जो है 2.25 साल बड़ा कंट्रोल में रहा और रेलवे अथॉरिटीज़ ने भी उसकी प्रशंसा की। रेलवे अथॉरिटीज़ ने पूरा सहयोग भी दिया। तो जहर खुरानी के गैंग, चोरी करने वाले गैंग, रेलवे की प्रॉपर्टी पटरियां चोरी होती को उठाने वाले, उनको भी सक्रिय सहयोग करके आरपीएफ से उनको भी पकड़वाया गया। पूरे प्रदेश में एक अभियान चला था और उसके बड़े अच्छे नतीजे पूरे प्रदेश में देखने को मिले थे। सर, अगर बात करें अयोध्या की, तो शुरू से विवादित रह चुकी राम जन्मभूमि का मामला रहा और उसी समय कार्य सेवकों पर गोली चली थी और आप एसएसपी बने थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के बाद लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या थी, उसको आपने कैसे संभाला? क्योंकि बड़े अच्छे ढंग से आपने संभाला। देखिए, मेरी पोस्टिंग कार सेवकों पे फायरिंग के बाद हुई थी। जी जी। और उसके बाद मैं वहाँ रहा, तो उसमें उस समय ज़रूरी था कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस पुलिस में बढ़े और पब्लिक से एक दूरी हो गई थी। कार सेवकों के बाद फायरिंग के बाद बड़ी नाराज़गी थी लोगों में, उस नाराज़गी को धीरे धीरे करके दूर किया गया। जो नॉर्मल पुलिसिंग थी वो वहाँ पे लागू की गई, क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। धीरे धीरे जो है वो स्थिति सामान्य हुई वहाँ पर और वहाँ से फिर मेरी पोस्टिंग एसएसपी हरिद्वार कर दी गई थी जी। क्योंकि कुंभ मेला होने वाला था। उत्तराखंड चले गए? हाँ, मैं उधर चला गया था। उस समय उत्तराखंड नहीं, अलग से बना था। अच्छा अच्छा। हाँ, उस समय यूपी का ही पार्ट था ये। अच्छा, हरिद्वार चला गया था। हरिद्वार से फिर मेरी पोस्टिंग एसएसपी आगरा हो गई थी। ओके सर। तो मैं अयोध्या का पीरियड अच्छा रहा था। कोई अयोध्या में कोई बहुत क्राइम नहीं है जी। पर जो क्राइम होता था वो भी वर्कआउट नहीं हो रहा था क्योंकि सब लोग बस राम जन्मभूमि और उसी विवाद में सबका समय लगा रहता था। तो नॉर्मल पुलिसिंग भी लागू की गई। उसके बाद 4 बार आईजी जोन लखनऊ रहते हुए मैंने अयोध्या को देखा, निकट से देखा, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखा। हर महीने जाता था वहाँ भ्रमण करने, पूरी बार्ड वायर फेंसिंग और सब देखा जाता था कि क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था में कमी तो नहीं है। लखनऊ से प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और अमेठी और रायबरेली आप जानते ही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनका निर्वाचन क्षेत्र था। ये पूरा एरिया जो है बड़ा जोन है लखनऊ, तो इसको 4 बार मैंने देखा और यहाँ की पुलिसिंग जो है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है, स्पेशली लखनऊ की। तो खैर कमिश्नरेट है यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज थी पूरे जोन की पुलिसिंग। तो लगकर कार्य किया गया, शांति व्यवस्था बनी रही। लखनऊ में उस दौरान कोई भी एक भी दंगा पुराने लखनऊ में नहीं होने पाया। शिया सुन्नी सब शांति रही। बस यही मैं उपलब्धि मानता हूँ। सर, एडीजी यूपी वेस्ट एक बड़ी जिम्मेदारी से, मायावती जी की सरकार थी उस समय, आपको वेस्ट की जिम्मेदारी मिली थी और सबसे सेंसिटिव जगह मानी जाती है, अभी भी मानी जाती है। हालांकि इस सरकार में उस ढंग से नहीं कुछ हो पा रहा है, लेकिन आपने उसको कैसे देखा? उस समय का क्या सिचुएशन था? देखिए, वो यूपी बड़ा प्रदेश है। मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि 2 भागों में बांटा जाए। तो हर महीने मीटिंग करने में अलग अलग स्थानों पे रेंज हेडक्वार्टर पे जाता था, चाहे वो आगरा हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे बरेली हो, सब जगह अलीगढ़ है, सब जगह मीटिंग्स करने जाता था। हर महीने पूरी समीक्षा की जाती थी, हर क्राइम की समीक्षा होती थी। बड़ी सख्ती से कार्रवाई की गई, अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए गए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा उस पीरियड में। तो यही एक उपलब्धि मान सकते हैं। और उसके बाद फिर मुझे एडीजी रेलवे का चार्ज मिल गया था, तो फिर मैं इधर चला गया था, फिर यूपी फिर एक हो गया था। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस एके जैन साहब,
जिनके उत्कृष्ट कार्य के लिए देश ही नहीं विदेशों तक इनको सम्मान दिया गया। और अगली बार हम फिर मिलते हैं ऐसी एक शख्सियत से और आपको रूबरू कराएंगे उनके अपने जीवन के कार्यकाल को। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम टॉप ऑफ्स में। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ददुआ ठोकिया जैसे हार्डकोर क्रिमिनल का एनकाउंटर कहें या फिर इंटरनेशनल आतंकी उमर सईद की गिरफ्तारी कहें, ऐसे बहुत से पराक्रम उनके साथ जुड़े हुए हैं। और खास करके जो बड़ी बात है, अपने शुरुआती दौर में इन्होंने ये सब पराक्रम के काम किए। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी पद पर भी रहे और उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे आईपीएस थे जिन्हें डीजीपी पद पर सेवा विस्तार मिला। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम टॉप ऑफ्स। धन्यवाद सर। चूंकि आपने पूरे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, जो कि अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, आपका बचपना कैसे रहा, कहाँ से आपने पढ़ाई की और कैसे पुलिसिंग की तरफ आपका माइंड डाइवर्ट हुआ और आप पुलिसिंग में आए? फादर की जहाँ जहाँ पोस्टिंग्स रही वहीं वहीं पढ़ाई हुई। मोस्टली पढ़ाई जो है वो मुरादाबाद और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ से बीए एमए किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था, यूपी कार्डर मिल गया था, मैं इधर आ गया आईपीएस में। सर अगर बात करें तो शुरुआत से ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते थे जो आपने जिक्र किया है कई इंटरव्यूज में कि आप जाते थे, उसमें देखते थे, सीखने का बड़ा शौक था आपको? मेरे फादर के मित्र थे बीएस बेदी साहब, एसपी जालौन थे, उनके साथ में कई बार जाने का मुझे मौका मिला। मुझे बड़ा शौक था एंटी डकैती ऑपरेशंस वगैरह में जाने का, तो मुझे शुरू से बड़ा पुलिस से लगाव था और पुलिस के लिए ही मैं, आईपीएस के लिए ही मैं अपीयर किया था। मैं आईएएस वगैरह किसी और सेवा के लिए अपीयर नहीं किया था। इसी में मेरा सिलेक्शन हो गया, यूपी मिल गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। सर सबसे आपकी पुलिसिंग जो शुरुआत होती है, शुरुआती दौर में सबसे बड़ा एक बुंदेलखंड में बड़ा बड़ा नाम हुआ करता था ददुआ ठोकिया, दो गैंग थे जो मतलब पूरा मतलब एक अभिशाप कहा जाए बुंदेलखंड के लिए, जो पूरा जनता तरस थी। सबसे पहले आपने एक बड़ा जो वहाँ पे जो काम किया, ये क्या कुछ मामला था, कौन थे ददुआ ठोकिया, कैसे इनका एनकाउंटर? तो डकैतों के गैंग थे, इन पे बड़े बड़े रिवार्ड थे और बहुत 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 मुकदमों में वांटेड थे। तो ददुआ का पहले एनकाउंटर हुआ था, पूरे गैंग के साथ मारा गया था एसटीएफ में, जब मैं आईजी एसटीएफ था। और उसके बाद ठोकिया का एनकाउंटर हुआ। ठोकिया ने बल्कि हमारे 4-5 कमांडोज मार दिए थे। उसके बाद उसके तत्काल बाद जो है एनकाउंटर हुआ और पूरा गैंग उसका भी समाप्त हुआ। सर आपकी बरेली में पोस्टिंग थी, उसके बाद से खालिस्तानी आतंकी थे, उनको आपने पकड़ा, कैसे कुछ क्या वो घटना थी, कहाँ से उसके बारे में मिला, कैसे ये इतना बड़ा? वो आईजी कानपुर जोन ने सूचना दी थी कि 2 आतंकवादी खालिस्तानी, वो वहाँ के विधायक, कांग्रेस के विधायक थे, उनके और उनके गनर की हत्या करके भागे हैं और शायद नेपाल जाएंगे, बरेली होके जा सकते हैं। मैं उस समय एसपी सिटी बरेली था, बरेली में तलाशी करा रहा था। तलाशी के दौरान ईस्ट लाइट होटल में, वहीं स्टेशन रोड पे था, अकस्मात चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए थे और दोनों बड़े कुख्यात आतंकवादी थे। इनके ऊपर पंजाब सरकार की तरफ से उस समय में 80,000 रुपये का रिवार्ड था। ए कैटेगरी के टेररिस्ट थे। सर जहर भी खाया था शायद इन लोगों ने? उन्होंने पकड़ते ही जहर खाने का प्रयास किया था, तभी डॉक्टर्स को बुला के सब उनको वॉमिट वगैरह करा दी थी, बच गए हो। और उन्होंने मेरे बैचमेट एसएसपी पटियाला अविंदर सिंह बरार की और एसपी सिटी पटियाला की भी हत्या की थी पटियाला स्टेडियम के अंदर। बहुत से मुकदमों में वो वांछित थे और वो एक बड़ी अच्छी गिरफ्तारी थी। सर आप एसपी फिरोजाबाद थे और उसी समय फतेहपुर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ था और खुद प्रधानमंत्री जो है उस पूरे मामले को देख रहे थे, उनका भी आना जाना हुआ। आपका फतेहपुर से फिरोजाबाद से फतेहपुर ट्रांसफ़र किया गया क्योंकि लगातार इस तरह के ऑपरेशंस को आप अच्छे से हैंडल किए थे। तो क्या था मामला सर फतेहपुर का, क्योंकि सैकड़ों गिरफ्तारियां वहाँ पे आपने की, बड़े अच्छे ढंग से उस पूरे मामले को? देखिए, फतेहपुर फिरोज़ाबाद का मैं एसपी था, पहला एसपी था फिरोज़ाबाद का, नया ज़िला बनने के बाद। इस बीच फतेहपुर में कुछ बड़ी संगीन घटनाएं हो गई थी। सातों धर्मपुर कांड हुआ था, दरियापुर कांड हुआ था। वहाँ से उस समय एमपी
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जो कि प्रधानमंत्री भी थे देश के। उन्होंने घटना स्थलों का निरीक्षण किया था एज प्रधानमंत्री। तो उसके बाद जो है वो पूरा वहाँ पे परिवर्तन किया गया, मुझे वहाँ भेजा गया था। वहीं की पोस्टिंग के दौरान रहते हुए मैंने बेस्ट एसपी का अवार्ड भी मुझे मिला यूपी का। बहुत से जो नामी गरामी वहाँ के क्रिमिनल्स थे वो एनकाउंटर में मारे गए। सैकड़ों की गिरफ्तारियाँ गैंगस्टर्स एक्ट में हुई। क्राइम रेट में बहुत भारी गिरावट एसपी फतेहपुर के पीरियड में मेरे आई थी। और ईश्वर की कृपा रही कि दोबारा प्रधानमंत्री को किसी भी घटनास्थल का निरीक्षण मेरे कार्यकाल में नहीं करना पड़ा। उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो है, इसी बीच अयोध्या में कार सेवकों पे फायरिंग वाला घटना हो गई थी, बड़ी घटना थी। उसके बाद मुझे एसएसपी फैज़ाबाद बनाकर भेज दिया था। सर, एक लाइव इनकाउंटर भी वहाँ पे हुआ था, ददुआ का ही एक साथी था जिसको आपने मारा गया था। वो मैं उसको लीड कर रहा था ऑपरेशन को। मलवा थाने के क्षेत्र में हुआ था। उसके पास से .575 मैग्नम राइफल भी मिली थी। उसने उसी से फायरिंग की थी हम लोगों के ऊपर। कुख्यात अपराधी था। और वो मुठभेड़ में दिन में करीब 11 बजे से 1 बजे के बीच में मुठभेड़ चली थी, उसमें वो मारा गया था। सर, शायद बताते हैं कि उसमें पूरा गांव वहाँ देख रहा था और काफ़ी देर तक ये ऑपरेशन चला। करीब 8-10 हज़ार लोग उसके आई विटनेस थे। आप एसएसपी गाजियाबाद थे और इंटरनेशनल अलकायदा से जुड़ा हुआ आतंकवादी उमर शेख, वो कैसे सर गिरफ्त में आया? क्या कुछ घटना थी इसके पीछे? वो तो एक लंबी कहानी है, पर यह है कि पुलिस एक जगह दबिश देने गई थी। जब दबिश देने गई तो वहाँ पे एक यूएस नेशनल चेनों में, जो जानवरों को बांधने की चेन होती है मोटी, उसमें बंधा पड़ा हुआ था। तो ये हुआ कि भाई ये कैसे बंधा हुआ है। उसको खोला गया, उसको खोल के लाया गया। उससे फिर मैंने बातचीत की, क्योंकि वो इंग्लिश में ही बोल रहा था जी। जब बातचीत की तो पता चला कि इन सब का अपहरण जो है वो दिल्ली से किया गया था। इसी बीच में ये उमर शेख वगैरह वहाँ मौके पे आ गए। इनको पता नहीं था कि पुलिस आ चुकी है, और उसी में फायरिंग हुई। उमर शेख की गोली लगी थी और वो गिरफ्तार हुआ। पूरा गैंग पकड़ा गया। फिर दबिश दी हमारी टीम ने सहारनपुर में। 4 ब्रिटिश और फ्रेंच नागरिक वहाँ पर अपहरण करके रख रखे थे। वो वहाँ से पकड़े गए, बरामद हुए। एक बहुत बड़ा वो ऑपरेशन था। उनके बदले उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री से 10 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की जा रही थी। तो उनके छूटने से एक जो किरकिरी होती है वो होने से बची, और उमर शेख गिरफ्तार करके हम लोगों ने जेल भेजा। उसके खिलाफ मैंने कोर्ट में गवाही भी दी थी, पर बाद में उसको श्री जसवंत सिंह जब विदेश मंत्री थे तो कंधार कांड, उसमें जाके उसको छोड़ना पड़ा था। 3 आतंकवादी छोड़े गए थे। उसमें डिमांड थी कि उमर शेख को भी छोड़ा जाए। इसने वो अमेरिकी पत्रकार एक था डैनियल पॉल जी, उसकी भी हत्या की थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग में भी इसका हाथ था। ये नंबर 2 था अलकायदा का, ओसामा बिन लादेन के बाद। अच्छा सर, उस समय तक ये बताया जाता है कि शुरुआती दौर में पता नहीं चला था कि ये कौन है, बाद में शिनाख्त पे पता चला? बाद में पता चला। जो अमेरिकी नागरिक था उसका भी इलाज उसी अस्पताल में हो रहा था जहां इसको ले जाया गया गोली लगने के बाद। जी जी। वो इसको देख के बड़ा घबरा रहा था, तो उससे पूछा गया तब उसने बताया कि इसी ने अपहरण किया है। फिर उसका इंटरोगेशन मैंने और हमारी टीम ने किया, तब पता चला कि ये उमर शेख है, ब्रिटिश नागरिक था। सर, उसी समय एक और मामला हुआ था कि एक फॉरेनर था जो इसकी गिरफ्त में था, जो कि कहीं मिला था, जो कुछ पागलों की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन इंग्लिश में बोल रहा था। था नहीं, लेकिन आपने तत्परता दिखाई। पागलों की एक्टिंग नहीं कर रहा था वो, बेचारा बिल्कुल बदहवासी की हालत में था। वही सूचना मैंने वायरलेस सेट पे सुनी थी कि कोई अंग्रेज पकड़ा गया है जो पागल सा है और चेनों में बंधा पड़ा है। तो मैं तुरंत भाग के मसूरी थाने गया और मैंने उससे बातचीत की। तब मुझे समझ में आया कि ये कोई पागल नहीं है, इसका अपहरण कर रखा था, खाने पीने को भी नहीं दे रहे थे और उसी को चेन में बांध के वहाँ पे डाल रखा था। उसी ने बताया कि जो उमर शेख है इसी ने हमारा अपहरण किया, हम सबका किया था।
तो ये एक बहुत बड़ी तत्परता थी सर, इसकी वजह से दिल्ली से पकड़ा गया। सर उत्तर प्रदेश एटीएस की बात करें, आज हमारी अगर बात करें तो पूरा उत्तर प्रदेश चाहे बड़े से बड़ा पर्व महाकुंभ में बीता, उसमें भी एटीएस ने एक अहम भूमिका ली। लेकिन उसके संस्थापक अगर कहें, जो एक विचार आपके दिमाग में कि क्यों जरूरत लगा आपको कि सर एटीएस आना चाहिए, क्योंकि लगातार आप इतने सर्च ऑपरेशन, इतने मामलों को अंजाम दे चुके थे, एटीएस उस समय में आईजी जोन लखनऊ था और आईजी एसटीएफ भी था। तो 2007 में 3 कचहरियों में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जी, लखनऊ, फैज़ाबाद और वाराणसी। उसमें 2 मेरे जोन में थे। तो उसी घटना के बाद माननीय मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उनको एक प्रेजेंटेशन दिया गया था कि यूपी में एटीएस की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे पास पूरा डेटा बैंक रहे, एक डेडिकेटेड एजेंसी हो जो कि आतंकवादियों की धरपकड़ करे। तब उनको प्रेजेंटेशन दिया था, उन्होंने उसको अप्रूव किया, तत्काल इसका गठन हुआ और मैं शुरू के कई साल शुरू में मैं ही उसका आईजी एटीएस का रहा। और अब तो खैर एटीएस बड़ी संस्था है। वर्तमान सरकार में कई जगह एटीएस के थाने खोले गए हैं और भी कई जगह खुलने हैं। मुख्यालय भी लखनऊ में, आप मुख्यालय की ज़मीन तब मेरे समय में ली गई थी। जी। राजेश पांडे को भेज के मैंने एक्वायर कराई थी, फ्री मिली थी नगर निगम से ज़मीन, बहुत अच्छी ज़मीन है। उसी पे मुख्यालय एटीएस का पूरा बना हुआ है। सर आगे बढ़ते हैं, आप डीजी ट्रेनिंग भी बने, वहाँ भी बहुत तरह का सुधार हुआ, वहाँ भी आपने बहुत सी चीज़ें इम्प्लीमेंट की और उस समय अगर बात करें तो 60,000 भर्तियाँ भी हुई थी। तो लगातार अगर देखा जाए तो एक बड़ा चेंज आया, वो आपके जाने से वहाँ पे क्या कुछ जो बच्चों को, क्योंकि इसके पहले आप बहुत कुछ करके आए थे, तो एक अलग आपने पुलिसिंग को क्या समझाया, क्या कुछ नया सीख मिली और क्या कुछ आगे बढ़ा? देखिए, मैं शुरू में मेरी पोस्टिंग जो है 2012 में वो एडीजी पीटीसी हुई थी। बाद में एडीजी पीटीसी मुरादाबाद, बाद में मैं डायरेक्टर एकेडमी बना, तो पीटीसी का भी चार्ज था, पीटीएस मेरठ का भी था, पीटीएस मुरादाबाद का भी था। इन जगहों की क्षमता भी बढ़ाई गई, इन जगहों की कार्य पद्धति में बिल्कुल मूलचूल परिवर्तन किया गया। बहुत ही एक अच्छे पाठ्यक्रम तैयार किए गए, डायनेमिक पाठ्यक्रम तैयार किए गए। जो नए नए लॉज आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आ रही थी, वो सब इंक्लूड की गई। वहाँ पे जो कैपेसिटी थी उन इंस्टीट्यूट्स की, वो बढ़ाई गई। उसके बाद में डीजी ट्रेनिंग बना, तो ये जालौन का पीटीसी, पीटीएस, सुल्तानपुर का पीटीएस तभी बनवाना शुरू किया था। पीटीएस उन्नाव का बहुत बड़े पैमाने पे जीर्णोद्धार कराया गया, तब सुल्खान सिंह वहाँ पोस्टेड थे। तो ट्रेनिंग में यथासंभव जो कुछ किया जा सकता था, ट्रेनिंग को मजबूती देने के लिए, क्योंकि जो पुलिसकर्मी होते हैं उनका बेसिक प्रशिक्षण शुरुआत वहीं से होती है। प्रशिक्षण बहुत, मेरा मानना है कि बहुत एक उच्च स्तर का होना चाहिए, तो वो देना प्रारंभ किया गया था। अब तो वर्तमान सरकार में सभी जगह की जो क्षमता है वो करीब करीब डबल कर दी गई है। बहुत फंड्स मिले हैं और सभी जगह अरबों रुपए के काम हो रहे हैं, क्लासरूम्स बन रहे हैं, हॉस्टल्स बन रहे हैं, और वहीं पर जो अभी ये भर्ती हुई है 60,244 की, ये वहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सर अगर बात करें 2015 में आप जब रिटायर हुए हैं, उसके बाद से और अभी तक की बात करें 2025, एक लंबा समय 10 साल बीत रहा है, सर क्या परिवर्तन लगता है आपको उस समय से? क्योंकि आप लोग ने जब पुलिसिंग की तो उस समय इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन बड़े बड़े डकैत माफियाओं को आपने धूल चटाया, लेकिन अब चीज़ें क्या कुछ बदलाव लग रहा है आपको कि अब आगे क्या है? देखिए, ऐसा है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, एआई का ज़माना है और मोबिलिटी बढ़ी है, संसाधन बढ़े हैं। जब मैं सर्विस की शुरुआत की थी 79 में, तो 2 अधिकारियों पे गाड़ी होती थी, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन की नहीं होती थी। अब तो स्थितियां बहुत बदल गई हैं और वर्तमान सरकार ने बहुत फंड्स रिलीज़ किए हैं पुलिस के लिए, कोई बजट में कमी नहीं है। तो अब तो बहुत आप देखें कि एटीएस को बहुत का विस्तार किया गया है, एसटीएफ का किया गया है। जो भर्तियां हो रही हैं बिल्कुल पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही हैं। अभी कुंभ मेला हुआ, आपने देखा, वो एक वर्ल्ड के लिए एक लेसन है, वर्ल्ड पुलिसिंग के लिए, कि किस प्रकार से पुलिसिंग होनी चाहिए।
तो फोर्स भी बढ़ रहा है अब, और जितनी वैकेंसीज थी वो पूरी हो रही हैं। अभी सब इंस्पेक्टर्स की वैकेंसी का निकला है, ये बहुत आवश्यक है। सब इंस्पेक्टर लेवल पे कमी हो रही थी वरना। तो जो भी ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं सब विभाग के और प्रदेश के हित में हैं, प्रदेश के निवासियों के हित में हैं। मैं समझता हूँ इस सब का क्राइम के ऊपर, सबके ऊपर, ओवरऑल सिनेरियो पे बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है। सर एक कुंभ आपने भी निपटाया और वर्ष 2025 का कुंभ, हालांकि अगर बात करें तो जो दर्शक श्रद्धालु आए थे 10 गुना ज़्यादा ही होंगे। तो कैसा लगा आपको इस बार का सर इंतजाम, अगर पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो कैसे इतनी बड़ी सुरक्षा घेरा बनाना, सबको सुरक्षित, क्योंकि इतने वीआईपीज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के आए उस समय के कुंभ में, इसमें क्या आपको ऐसा कर? मैंने भी कुंभ कराया था हरिद्वार में 1992 में, 91-92 में। टेरर की धमकी भी थी सर वहाँ पे? उसमें उस समय आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि हर की प्याड़ी को उड़ा दिया जाएगा। वो टेररिस्ट जिसने धमकी दी थी वो बाद में मारा भी गया। अच्छा। और वहाँ अर्धकुंभ था, पर तब भी काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पे हरिद्वार में। ये जो इस बार कुंभ हुआ है, मैं तो गया था इसमें बहुत ही अभूतपूर्व व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से, शासन की तरफ से की गई थी, और ऐसी व्यवस्थाएं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन था आपस में पुलिस फोर्सेस में, और बड़ा अच्छा कार्य किया। सर आगे बढ़ते हैं, मोबाइल टावर्स की बात करते हैं। लंबे समय से सर आप देख रहे हैं, क्योंकि इस फील्ड में भी डीजल माफिया गैंग बड़ा तेज सक्रिय रहता था, और लगातार आप देख रहे हैं आज भी आप जो है इन सब चीज़ों पे निगाह बनाए रखते हैं कि मोबाइल टावर में जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो मैंने डीजल गैंग की बात की, इसको आपने बड़े ही ढंग से, सुनियोजित ढंग से इसको निपटाया, क्योंकि इसमें बड़े बड़े माफिया उत्तर प्रदेश के इन्वॉल्व थे। देखिए, मैं जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था यूपी में, और जब जोन्स में था, तो लखनऊ जोन हो चाहे वाराणसी जोन हो, और जो रेंजेस में था, तो टावर वाले अक्सर एयरटेल और ये सब मदद मांगने आते थे। इनकी बहुत मदद की गई थी। बहुत से माफियाओं का इस पे शिकंजा था, उसको तब भी तोड़ने का काम किया गया था। अभी भी मैं इंडस टावर्स के लिए, मोबाइल टावर्स के लिए बतौर एडवाइज़र वर्क कर रहा हूँ पिछले 9 साल से। यहाँ पर भी जो एक हमारी करीब 20-22 हज़ार टावर हैं यूपी ईस्ट में, तो जो एक क्रिमिनल्स का एक वर्चस्व होता था टावर के उसमें, उसको तोड़ा गया है, और बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टिविटी देहात के लोगों को, शहरी क्षेत्र के लोगों को दी जा रही है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 5G की कनेक्टिविटी दी गई है एयरटेल की तरफ से, अब वोडाफोन की तरफ से भी दी जा रही है। इससे बहुत से लोगों को वर्क फ्रॉम होम का मौका मिलता है। गाँव से बहुत से बच्चे जो हैं वो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, वहाँ से उनको गाँव में कनेक्टिविटी मिल रही है। ये बड़ा इसका जो स्टेट का डेवलपमेंट है उसमें इसका बड़ा योगदान है। सर एक आखिरी सवाल, अब की पुलिसिंग और पुलिस के जो नौजवान हैं, क्योंकि युवा भर्ती हो रहे हैं, और अच्छी बात ये देखने को आ रही है कि जो अच्छे बीटेक IITian हैं वो आ रहे हैं पुलिसिंग में, क्योंकि उनकी सेवा भाव ज़्यादा है। और सर सबसे बड़ी चीज़ की अब जो पुलिसिंग पूरी तरह से बदल रही है, उनको क्या, जो आज युवा आ रहे हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, पुलिसिंग जो है वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी है, फैमिली लाइफ की कुर्बानी रहती है। आपको त्योहारों के दौरान आपको ड्यूटी करनी होती है, और जो भी महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, कुंभ है, ये सब है, उसमें किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं मिलता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि वर्तमान सरकार में सांप्रदायिक तनाव नहीं है, कहीं दंगे नहीं हैं, वरना दंगों के दौरान लंबी लंबी ड्यूटी चलती थी। तो इस समय मैं तो यही कहना चाहूँगा कि माहौल इस समय प्रदेश में बहुत अच्छा है। संगठित अपराध इस समय करीब करीब 0 प्राय है, इसलिए इसमें सहयोग करना चाहिए सबको मिलकर। पुलिस विभाग का दायित्व बनता है कि जो प्रदेश सरकार ने मुहिम चला रखी है उसमें पूरे जी जान से जुटें। इस प्रदेश में जितना अपराध कम हो सके उसको अपराध को कम करें, जिससे बाहर से अधिक इन्वेस्टमेंट आ सके, और यहाँ के नवयुवकों को यहीं उत्तर प्रदेश में ही रोज़गार मिल सके। सर लगभग 2 साल आप ADG रेलवे रहे,
और रेलवे में तमाम ऐसे बड़े समस्याएं थी, जहर खुरानी की बात करें और तमाम ऐसे अपराधियों की बात करें जो पैसेंजरों को लूट लेते थे, तो एक बड़ा टास्क था उस समय की। अगर बात करें 10 से 12, उतना सीसीटीवी कैमरे भी नहीं हुआ करते थे, तो अपराधियों को कैसे लगाम लगाया सर आपने, और कैसे इन सब चीज़ों को? देखिए, रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर पूरा कोऑर्डिनेशन उनसे स्थापित करके सीसीटीवी भी लगवाए गए, और जो कंपार्टमेंट्स हैं उनकी चेकिंग की व्यवस्था भी कराई गई। सर्विलांस की टीम्स तैयार करी पहली बार जीआरपी में। उन्होंने सर्विलांस के माध्यम से जहर खुरानी के गैंग पकड़े, रियल गैंग पकड़े गए। जहर खुरानी का बहुत बड़ा प्रकोप था जी। चोरियां बड़े पैमाने पे होती थी, उसकी वजह से रेलवे से कोऑपरेशन भी नहीं मिलता था। आरपीएफ के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया गया, और आरपीएफ के साथ मिलकर जीआरपी ने बहुत अच्छा काम किया। 2.25 साल मैं रहा करीब वहाँ पे, और जो भी सुविधाएं हमने मांगी रेलवे अथॉरिटीज़ ने वो हमें उपलब्ध कराई। नई चौकियाँ खोली गई, जैसे देवबंद में खोली गई, मोदी नगर खोली गई, लोनी खोली गई। जो जो सेंसिटिव स्पॉट्स थे प्रदेश में जहाँ पर घटनाएं होती थी और बड़ी बड़ी घटनाएं पहले हो चुकी थी, उन सब जगहों पे चौकियाँ खोली गई। उन स्टेशनों पे चौकियाँ के लिए जगह रेलवे से मांगी गई, उन्होंने पूरा सहयोग किया, और उस समय क्राइम जो है 2.25 साल बड़ा कंट्रोल में रहा। और रेलवे अथॉरिटीज़ ने भी उसकी प्रशंसा की, रेलवे अथॉरिटीज़ ने पूरा सहयोग भी दिया। तो जहर खुरानी के गैंग, चोरी करने वाले गैंग, रेलवे की प्रॉपर्टी पटरियां चोरी होती को उठाने वाले, उनको भी सक्रिय सहयोग करके आरपीएफ से उनको भी पकड़वाया गया। पूरे प्रदेश में एक अभियान चला था, और उसके बड़े अच्छे नतीजे पूरे प्रदेश में देखने को मिले थे। सर, अगर बात करें अयोध्या की, तो शुरू से विवादित रहा, चूंकि राम जन्मभूमि का मामला रहा, और उसी समय कार्य सेवकों पर गोली चली थी, और आप एसएसपी बने थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के बाद लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या थी, उसको आपने कैसे संभाला, क्योंकि बड़े अच्छे ढंग से आपने संभाला? देखिए, मेरी पोस्टिंग कार सेवकों पे फायरिंग के बाद हुई थी। जी जी। और उसके बाद मैं वहाँ रहा, तो उसमें उस समय ज़रूरी था कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस पुलिस में बढ़े, और पब्लिक से एक दूरी हो गई थी कार सेवकों के बाद, फायरिंग के बाद बड़ी नाराज़गी थी लोगों में। उस नाराज़गी को धीरे धीरे करके दूर किया गया। जो नॉर्मल पुलिसिंग थी वो वहाँ पे लागू की गई, क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। धीरे धीरे जो है वो स्थिति सामान्य हुई वहाँ पर, और वहाँ से फिर मेरी पोस्टिंग एसएसपी हरिद्वार कर दी गई थी जी। क्योंकि कुंभ मेला होने वाला था। उत्तराखंड चले गए? हाँ, मैं उधर चला गया था। उस समय उत्तराखंड नहीं, अलग से बना था। अच्छा अच्छा। हाँ, उस समय यूपी का ही पार्ट था ये। अच्छा, हरिद्वार चला गया था। हरिद्वार से फिर मेरी पोस्टिंग एसएसपी आगरा हो गई थी। ओके सर। तो मैं अयोध्या का पीरियड अच्छा रहा था। कोई अयोध्या में कोई बहुत क्राइम नहीं है जी। पर जो क्राइम होता था वो भी वर्कआउट नहीं हो रहा था, क्योंकि सब लोग बस राम जन्मभूमि उसी विवाद में सबका समय लगा रहता था। तो नॉर्मल पुलिसिंग भी लागू की गई। उसके बाद 4 बार आईजी जोन लखनऊ रहते हुए मैंने अयोध्या को देखा, निकट से देखा, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखा। हर महीने जाता था वहाँ भ्रमण करने, पूरी बार्ड वायर फेंसिंग और सब देखा जाता था कि क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था में कमी तो नहीं है। लखनऊ से प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अमेठी और रायबरेली आप जानते ही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनका निर्वाचन क्षेत्र था। ये पूरा एरिया जो है बड़ा जोन है लखनऊ, तो इसको 4 बार मैंने देखा। और यहाँ की पुलिसिंग जो है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है, स्पेशली लखनऊ की। तो खैर कमिश्नरेट है यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज थी पूरे जोन की पुलिसिंग। तो लगकर कार्य किया गया, शांति व्यवस्था बनी रही। लखनऊ में उस दौरान एक भी दंगा पुराने लखनऊ में नहीं होने पाया। शिया सुन्नी सब शांति रही। बस यही मैं उपलब्धि मानता हूँ। सर, एडीजी यूपी वेस्ट एक बड़ी जिम्मेदारी से, मायावती जी की सरकार थी उस समय, आपको वेस्ट की जिम्मेदारी मिली थी, और सबसे सेंसिटिव जगह मानी जाती है, अभी भी मानी जाती है। हालांकि इस सरकार में उस ढंग से नहीं कुछ हो पा रहा है, लेकिन आपने उसको कैसे देखा? उस समय का क्या सिचुएशन था? देखिए, वो यूपी बड़ा प्रदेश है। मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि 2 भागों में बांटा जाए। तो हर महीने मीटिंग करने में अलग अलग स्थानों पे रेंज हेडक्वार्टर पे जाता था।
चाहे वो आगरा हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे बरेली हो, सब जगह, अलीगढ़, सब जगह मीटिंग्स करने जाता था। हर महीने पूरी समीक्षा की जाती थी, हर क्राइम की समीक्षा होती थी, बड़ी सख्ती से कार्रवाई की गई, अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए गए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा उस पीरियड में। तो यही एक उपलब्धि मान सकते हैं। और उसके बाद फिर मुझे एडीजी रेलवे का चार्ज मिल गया था, तो फिर मैं इधर चला गया था, फिर यूपी फिर एक हो गया था। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस ए.के. जैन साहब, जिनके उत्कृष्ट कार्य के लिए देश ही नहीं विदेशों तक इनको सम्मान दिया गया। और अगली बार हम फिर मिलते हैं ऐसी एक शख्सियत से और आपको रूबरू कराएंगे उनके अपने जीवन के कार्यकाल को। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।